ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था बेटा? हुन्स रूल तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। हुन्स रूल पढ़ लिया था लास्ट में। हमने हुन्स रूल में ये पढ़ा था कि जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उसमें क्या होंगे, सबसे पहले क्या होंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। मतलब और कोशिश ये करी जाती है कि हाफ फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड हमारे पास ऑर्बिटल्स हों। अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, हम लोग क्या करते हैं उसमें, उसको स्टेबल मतलब हमें पता चलता है कि वो ज़्यादा स्टेबल है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो कि अगर हाफ फील्ड है तो एक ही तरफ सारा स्पिन होगा, ठीक है ना, या फुल्ली फील्ड है तो बराबर स्पिन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड नहीं है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसी और शेल में आया हुआ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन उधर है, इधर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग चाहेंगे कि वो उसकी पेयरिंग हो जाए, ठीक है ना। हम लोग चाहेंगे कि उसकी पेयरिंग हो जाए, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो चेंज मिलेगी जब हम अभी पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही पढ़ना है जो कि इस चैप्टर में बचा है, ठीक है ना। तो उसके बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि मैं कार्बन की लिख के दिखा रहा था आपको, ऐसे लिख के दिखाया था 1s2 2s2 2p2 ऐसे करके मैंने लिख के दिखाई। दिस इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ये बता देती है कि आपका क्या है बेटा, आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेल्स में कहाँ पे, ऑर्बिट्स में कहाँ कहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से में नहीं होंगे। ये जो आपकी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इस बात को बताती है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स और एटम इज कॉल्ड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे और इसको लिखने की टेक्निक देखेंगे कि क्या होती है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ तो होती है बेटा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जब आपके सारे के सारे जो भी पूरी टोटल शेल है, सारे ऑर्बिटल्स प्रॉपरली फिल्ड है। फॉर एग्जांपल 1s2 क्या है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। 2p 6 तक की कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है ना। यानी कि 2s2 2p6 मैं अगर आउटर मोस्ट शेल लिखूँ सर, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल लिखता हूँ। उसके बाद क्या होता है बेटा, 3s2 3p6 और 3d10, ठीक है ना। ये आपकी एक क्या कहते हैं, आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है ना, 3d10 और सॉरी, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की किसकी है बेटा, He की है, ठीक है ना। ये किसकी है बेटा, नियॉन की है, सॉरी हाँ ये नियॉन की है, ठीक है ना। और फिर ये किसकी आती है बेटा, आर्गन की आती है। ये किसकी आती है बेटा, आर्गन की आती है, आर्गन की आती है। आर्गन की इतनी तक ही आती है, 3p6 ही होती है, 3d खाली होता है उसमें, ठीक है ना। आर्गन की 3p6 तक आती है, ठीक है ना। आर्गन क्या होता है, एक मिनट, ठीक है ना, 3p6 तक होती है, ठीक है ना। जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बस आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरा ना बता के उसको सिर्फ इतना लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसकी लिखना चाहूँ, देखो मैं अभी किसकी लिखना चाह रहा हूँ, जो जहाँ तक आपको पता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर पोटेशियम की लिखना चाहता हूँ, पोटेशियम का नंबर कितना होता है बेटा, 39। तो मुझे क्या देखना है, सॉरी पोटेशियम का नंबर होता है 19। तो मेरे को कितने बेटा 19 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 19 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, 1s2 पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, ठीक है ना। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी है उसी में फिल होते हैं, ठीक है ना। 2p6 ये तो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कि ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। मैंने आपको अबव प्रिंसिपल में बताया था कि ऑर्बिटल्स का फिल करने के लिए क्या आपकी एनर्जी लेवल कैसे बढ़ेंगे, आपको बताया गया था। पहले 1s का है, फिर 2s का है, फिर 2p है, फिर 3s है, ठीक है ना, फिर 3p है, फिर 4s है, फिर 3d आता है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है, ये बात याद रखेंगे। फिर उसके बाद 4p आता है, 4p के बाद आता है 5s के बाद आता है 4d,
ठीक है ना। फिर 4D के बाद आता है 5P, और 5P के बाद आता है 6S, फिर 6S के बाद आता है 4F, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर चलेगा, इसके बाद ये ऑर्डर चलेगा, ठीक है ना। ये ऑर्डर है हमारे पास, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऐसे ही भरेंगे, ठीक है ना। तो अभी भरना शुरू करते हैं। 2 2 2 4 और 6 10, टोटल 10 हो गए। अभी 9 इलेक्ट्रॉन्स और भरना है। तो उसके बाद क्या आएगा, 3S आएगा, 3S2 9, यानी कि अब 7 इलेक्ट्रॉन भरने, और 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूँगा मैं, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ेगा फिर 4S1 में, क्योंकि 4S का पहले आ जाता है, इसलिए ये S इसको क्या कहते हैं बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि इसकी ऑटोमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म हो रही है, एस ऑर्बिटल पे खत्म हो रही है, ठीक है ना, एस ऑर्बिटल पे खत्म हो रही है, इसलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और 4S क्यों पहले आया, ये तो आपको रीज़न पता ही है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है। इसीलिए कैल्शियम के बाद से क्या होता है, कैल्शियम के बाद से 3D ऑर्बिटल का यूज़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए है उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसलिए हमने अभी तक उसको डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम के बाद के भी सब्सटेंस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कैंडियम के बारे में देखूँ, स्कैंडियम क्या होता है बेटा, स्कैंडियम में 3D1 होता है लास्ट में, 4S2 के बाद यहाँ 3D1 होता है। तो आउटरमोस्ट शेल में आपने देखा कितना है बेटा, 3D1 है। तो आउटरमोस्ट शेल यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आर्गन के बाद क्या क्या, आर्गन की वैल्यू कितनी है बेटा, आर्गन का क्या जो होता है, आर्गन 3p6 तक है, यहाँ तक आर्गन है। इसके बाद क्या क्या है बेटा, 4S2 3D1, तो आर्गन 4S2 3D1। अगर मैं ये लिखूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी स्कैंडियम की। पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ आर्गन के बेसिस, तो आर्गन के बाद क्या है बेटा, 4S1। ये मेरी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। तो दिस इज़ हाउ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है ना। काफ़ी ईजी है, समझ में आ रहा है ना बेटा, काफ़ी ईजी है, ठीक है ना, काफ़ी ईजी है इसको लिखना, ठीक है ना। तो आपकी बुक में स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे उन्होंने बना के दिखाई है, ठीक है ना, कि उसमें कैसे ऑर्बिटल्स में कैसे फिल होंगे। तो उनके लिए देखते हैं, देखो बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का देख लेते हैं और समझ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो नाइट्रोजन में पहले 1s1 1s2 2s2 और फिर 2p3 ना, 2p3 में कैसे फिल होंगे, देखो बेटा कैसे फिल होगा, एक सिंगल, फिर पहले सिंगल भरा, फिर उसको डबल किया, फिर सिंगल किया, फिर इसको डबल किया, तो अगले पे नहीं जाएंगे जब तक डबल नहीं होगा। तो उसके बाद सिंगल भरेंगे, ऐसे भरेंगे। लेकिन ऑक्सीजन में क्या होगा, सिंगल डबल, उसके बाद फिर सिंगल करके भरेंगे, एक सिंगल, और 4 होते हैं क्योंकि, तो यहाँ पर चौथा आ जाएगा। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1s2 किसकी होती है, हीलियम 2s2 2p3, ऐसे लिख दोगे तो भी आपका सही आंसर है, ठीक है ना, तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गई ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा ये वाली बात। तो अब हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे जो कि अजीब सा बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बातें अब इनके बारे में कुछ बताऊंगा आपको। जो भी आउटर मोस्ट शेल जो होगा आपका, जहाँ पर जो भी फिल होगा आउटर मोस्ट शेल में, जो भी ऑर्बिटल लास्ट में फिल होता है, जैसे एस ऑर्बिटल लास्ट में फिल हुआ, तो इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, पी एलिमेंट लास्ट में भर रहा है, पीक में भर रहा है ना, तो ये क्या है बेटा, दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर स्कैंडियम के केस में डी ऑर्बिटल लास्ट में फिल रहा है, तो ये क्या है बेटा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। ऐसे ही हमने एलिमेंट्स के नाम रखे हैं। अगर एफ ऑर्बिटल में शिफ्ट भर रहा होगा लास्ट में, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। तो कौन से होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेंथेनॉइड्स और एसिटोनॉइड्स जितने भी होते हैं आपके, वो क्या होते हैं बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आने में बेटा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें यहीं से पता चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। जो भी आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जितने इलेक्ट्रॉन आपके आए, वो सब क्या आते हैं बेटा, वो सब वैलेंस शेल के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम देख के बता सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैलेंसी कितनी है बेटा, यहाँ पे वैलेंसी इसकी कितनी है बेटा, इसकी वैलेंसी है बेटा 1। क्यों है बेटा,
क्योंकि बाहर के एक ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको ये आराम से दे सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 4s2 तो आपका पूरा का पूरा फिल हो चुका है, 4s2 आपका पूरा का पूरा फिल हो चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे आप बता सकते हो कि हाँ इसकी वैलेंसी कितनी है। तो वैलेंसी कितनी होती है, हमेशा 1 से लेकर 8 तक ही चलती है। अब कैसे चलती है 8 तक, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं आपके सामने बुक रख रहा हूँ, बुक से आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि इसमें प्रॉपर टेबल बनी होगी है। तो इसमें मैं आपको समझा दूंगा कि हमेशा ही 1 से लेकर 8 तक ही रहती है। चाहे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं, 18 और 32 तक भर सकते हैं आपके और शेल्स में। लेकिन फिर भी क्या है बेटा, आपकी जो वैलेंसी है वो 1 से लेकर 8 ही आती है। कैसे आती है देखेंगे, ये वाला पेज देखेंगे, 62 वाला पेज अपनी बुक में भी आप खोल सकते हो और इसको देख सकते हो। तो आप देखोगे इसमें हाइड्रोजन, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। हाँ देखते हैं बेटा, ऐसे देखते हैं। देखो बेटा, ये देखो हाइड्रोजन में 1 है, हाइड्रोजन का एलिमेंट नंबर क्या है 1 है, और इसमें कितना है, सिर्फ 1s में 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1, ठीक है ना। हीलियम की कितनी होगी बेटा 1s2, ठीक है ना। लिथियम की होगी 1s2 प्लस 2s1, ठीक है ना, प्लस 2s1 होगी, ठीक है ना, प्लस 2s1 होगी, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे बेरिलियम की कितनी है बेटा 4 नंबर है, तो 1s2 2s2। अभी देखो यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी 1 है, यहाँ 0 होगी क्योंकि प्रॉपरली फिल हो जाएगा तो वैलेंसी 0 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि नोबल गैस की वैलेंसी कितनी होती है 0, ठीक है ना। फिर लिथियम के साथ वैलेंसी 1, फिर बेरिलियम के साथ वैलेंसी 2, फिर से बोरॉन में गए तो वैलेंसी कितनी आ गई बेटा 2 और 1, टोटल 3 वैलेंसी आ गई, तीनों इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन देखो अब देखो पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देना ईजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि वो अंदर का ऑर्बिटल है, और ठीक है ना, उसको और ज़्यादा फोर्स मिल रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ठीक है ना। नाइट्रोजन की कितनी होती है 5, ठीक है ना। फिर नियॉन की कितनी होती है 6 होती है। फिर नियॉन की कितनी होती है, नियॉन की कितनी फिर 0 हो जाती है। फ्लोरीन की 7 होती है। फिर सोडियम की दोबारा 1 होती है। फिर मैग्नीशियम की 2 होती है। एल्युमिनियम की 3 होती है। ऐसे चलता रहता है। यहाँ तक तो आपको पता है। कैल्शियम के साथ कितनी वैलेंसी होती है, यहाँ पर 2 वैलेंसी होती है। देखो यहाँ प्रॉपरली फिल्ड है। उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद स्कैंडियम की अगर हम वैलेंसी देखें तो कितनी वैलेंसी है बेटा, यहाँ पर बाहर के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी कितनी है बेटा 2 है। इसका मतलब स्कैंडियम की वैलेंसी कितनी होगी बेटा 2, ठीक है ना। टिन की वैलेंसी कितनी होगी 2, और किसकी है वैनेडियम की वैलेंसी कितनी होगी बेटा, वैनेडियम की वैलेंसी कितनी होगी बेटा, वैनेडियम की वैलेंसी होगी 2। लेकिन आपने क्रोमियम की वैलेंसी देखी तो क्रोमियम की वैलेंसी कितनी आ गई 1 आ गई। कैसे आ गई 1, अब ये सोचना पड़ेगा कि 1 कैसे आएगी, कैसे आ रही है 1। देखो ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब हम कम्प्लीटली फिल करेंगे शेल को, यहाँ देखेंगे क्रोमियम को देखेंगे, अपनी बुक में देखेंगे क्रोमियम में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देखेंगे अभी। देखो मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम को बना के दिखाते हैं। 1 2 3। तो मैंने ये कौन सा बनाया, एक तो मैंने बनाया 3D और ये मैंने बनाया 4s, ठीक है। भरता पहले 4s ही है, मतलब अगर एनर्जी लेवल के हिसाब से लिखूँ तो मैं 4s को मेरे को यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है ना, 4s को यहाँ लिखना चाहिए। लेकिन 4s बाद में इसलिए लिखा था क्योंकि वो बाहर का शेल है, लेकिन इसकी एनर्जी कम है तो पहले ये फिल होगा, पहले क्या फिल होगा बेटा 4s फिल होगा। तो इसको देखते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखते हैं। तो 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे। आपको पता है कि पहले यहाँ पर पेयरिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास। आपने देखा कि आप 3D में 5 भर सकते हो, या 3D में क्या भरोगे 3 के बाद 4 भरोगे, आपके 4 होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड अगर आपको ऑर्बिटल है तो उसकी जो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी वो ज़्यादा होती है। तो इसको हाफ फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ जाता है, इसमें आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चल लो, क्योंकि इन सब के लेवल सेम है, चाहे मान लो कि यहाँ से यहाँ आ जाता है इलेक्ट्रॉन, बाकी चारों फिल थे पहले से, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये जो काम हुआ ये क्या हुआ, ये एक आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसने इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। इसका रीज़न आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि इसने हाफ फील्ड करना था ऐसे। अब देखो अब सारे के सारे ऑर्बिटल्स के आपके हाफ फील्ड है, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी
+1 में आ जाएगी इसकी वैलेंसी, ठीक है ना, +1 में इसकी वैलेंसी आ जाएगी। लेकिन ये d ऑर्बिटल में जगह होने की वजह से ये और भी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, जिसके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझ लेंगे कि देखो ये d ऑर्बिटल भी अभी खाली है, आधे खाली है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक ले भी सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये s ऑर्बिटल को ख़त्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना, और इसमें आपका क्या कहते हैं, एक +1 की इसमें वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद फिर देखेंगे आयरन की भी वैलेंसी कितनी है बेटा, 2 है, कोबाल्ट की वैलेंसी भी 2 है, निकल की वैलेंसी भी 2 है। फिर से कॉपर के साथ सेम वही केस हुआ, कॉपर की भी वैलेंसी क्या है बेटा, 1 और 1 में आएगी, क्योंकि क्यों आएगी 1 वैलेंसी क्यों आ जाएगी यहाँ पर, मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्यों रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कम्प्लीटली फिल्ड शेल बनाने के लिए वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे। कितने हो गए, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर होगा, एक यहाँ 1 यहाँ पर आ गया। तो कॉपर की ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हम लोग क्या ये कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो फुल फिल्ड हमारा शेल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो d ऑर्बिटल हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है। इसलिए हमें पास 2692 वेल नाम की या 2642 ऐसी कोई भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, हमारे पास 2610 या 2651 ऐसी वैलेंसीज होती हैं। फिर अगले में तो 2 होना ही है, क्योंकि वहाँ पेयरिंग होगी वो स्टेबल ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फिर अगला इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बढ़ना चाहिए, तो ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया था ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ाइन हुई है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करनी आनी चाहिए, आपको ये वाली सीरीज़ का पता होना चाहिए कि 1s 2s 2p 3p 3d 4s 4d, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया था, स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल इज़ ग्रेटर देन द स्टेबिलिटी ऑफ नॉन हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड शेल्स, ठीक है ना। इसके लिए इस वाले डायग्राम को देखेंगे और समझेंगे। तो क्या होता है, ये जो एक्सचेंज एनर्जी होती है ये रिलीज़ हो जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे एनर्जी रिलीज़ होती रहती है वैसे वैसे क्या होता है, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। देखो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन के पास, हाँ देखो बेटा, हाइड्रोजन के पास एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अगर ये -13.6 से -14.6 हो जाए तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बस ये आपको ये बताना है। एनर्जी डिक्रीज़ हुई या इंक्रीज़ हुई, एनर्जी क्या हुई बेटा, डिक्रीज़ हुई। जैसे जैसे एनर्जी कम होती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ गई। जैसे जैसे आपकी ये एनर्जी जो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो यानी कि इसकी एनर्जी घटेगी, दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे एनर्जी घटती जाती है स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि एक्सचेंज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है उस समय पे कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है ना। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन से ये वाली जो पहले ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी जो 4s2 3d4 कॉन्फ़िगरेशन थी, इससे 4s1 3d5 बनाने के लिए जो एक्सचेंज करा इसने इलेक्ट्रॉन, उसमें कुछ एनर्जी तो लगी होगी ना, क्योंकि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d से कम है, यहाँ से यहाँ जाने की एनर्जी का लगेगी। जो एनर्जी रिलीज़ हो गई, रिलीज्ड एनर्जी जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, एक्सचेंज एनर्जी। और ये एक्सचेंज एनर्जी जो रिलीज़ हुई है ये क्या करेगी, टोटल एनर्जी को डिक्रीज़ कर देगी, और यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन को, हमारे एटम को और स्टेबल बनाएगी। दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल देन नॉन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसमें शील्डिंग भी कम लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बाहर चला गया, अंदर से बाहर चला गया, तो शील्डिंग कम लगेगी इस वाले ऑर्बिटल पे, ठीक है ना। रिपल्जन कम लगेगा, जो कोलम्बिक रिपल्जन था वो हमारा कम हो गया, और एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो रिलीज़ हुई एक्सचेंज एनर्जी उसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होगी, और ये हमारा जो एटम है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बताने के बाद अब आप बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस आप अपने आप एक्सरसाइज के कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के करोगे, ठीक है ना। कहाँ तक करोगे बेटा, 67 तक सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है समर वेकेशंस का जिसमें आप ये काम कर सकते हो। तो आपके पास ये एक्सरसाइज पूरी होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन आप मुझसे बोलोगे कि सर हमें इसमें डाउट था, मैं उसको आपको बताऊँगा, उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना, कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ठीक है ना।
होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से बनाना आ गई हो, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अच्छे से पता चल गया हो, ठीक है ना। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन कम्प्लीटली फिल्ड, एक बात बोली गई है, द इलेक्ट्रॉन्स इन कम्प्लीटली फिल्ड शेल आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जो अंदर कम्प्लीटली फिल रहते हैं उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखाए जाते हैं यानी कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है कि कौन सा ऑर्बिटल जो है वो लोअर है, हमारा चौथा शेल पहले क्यों भरा तीसरे शेल से, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि क्यों ये अलग अलग तरह से ऐसे बिहेव करते हैं। तो सबकी यहाँ पर बात जो है हमने समझी और समझा कि ऐसा क्यों होता है और किस ऑर्डर में ये लोग फिल होते हैं, ठीक है ना। ये लोग बताते हैं कि कैसे फिल होंगे, और यही हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री जो है हमारी यही बताती है कि अब हमारा जो है दिस इज़ द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम that is discussed now that is quantum mechanical model of atom, जिसमें ये बताया गया है कि हमारे पास शेल्स होंगे, सब शेल्स होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, और ऑर्बिटल्स के अंदर मैग्नेटिक स्पिन होगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा स्पिनिंग कर रहे होंगे, और इस स्पिनिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग होती है इसकी वजह से हमारा अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बिहेवियर का शो करता है। जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आयरन है वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, निकल फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ऐसे 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से शो होती हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग की या नॉन पेयरिंग की वजह से शो होते हैं। अगर पेयर्ड होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो डायमैग्नेटिक नेचर में होगा, लेकिन अगर हाफ फील्ड शेल होंगे तो वो परमानेंट पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है ना। मतलब और उसमें अगर सारे के सारे हाफ फील्ड होंगे तो वो फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो भी बातें हैं ये हम आगे चल के और 12th क्लास में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। ये हो सकता है इसमें भी आगे आए। तो ये सब हमने क्यों पढ़ा? ताकि हमें ये सब बातें पता चल सकें कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम, एक तरह का एटम वो कैसे बिहेवियर शो कर सकता है और हम उसे कैसी कैसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। उसके यूज़ को पता करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ा। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें यही बता रहा है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। ये स्ट्रक्चर से तो पता चला कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। एज ये अगर स्ट्रक्चर होगा तो इस वजह से कॉपर स्टेबल है, ठीक है ना। और इस वजह से मतलब क्रोमियम स्टेबल है या कॉपर स्टेबल है, ये हमें पहले से पता चल रहा है, ठीक है ना। हमारा सिल्वर भी इसीलिए स्टेबल होता है क्योंकि सिल्वर के पास भी ऐसा ही कुछ होता है। सिल्वर के पास क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 10 कम्प्लीटली फिल्ड उसके 3D ऑर्बिटल 4D ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। 10 कम्प्लीटली फिल्ड 4D ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझनी है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दी हुई है पेज नंबर 62 63 में, जो आप अच्छे से देखोगे, ठीक है ना। आपको एटलीस्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है उनकी याद होनी चाहिए। जैसे कैल्शियम तक तो आपको सबकी याद होगी। उसके बाद क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिल्वर हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिल्वर इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे यूज़ में कम आएंगे, लेकिन यहाँ तक इतने तक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टिन को लिखेंगे SN जो जिसका नंबर 50 है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। तो X यहाँ पर एलिमेंट के बारे में, Z के बारे में बता रखा है। तो आपको एटलीस्ट जो जिनके नाम लिए यानी कि 30 तक के एलिमेंट सारे याद होने चाहिए कि 30 तक की कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए और एलिमेंट्स याद होने चाहिए और कैसे भरती हैं ये आपको हमेशा सीरीज़ याद होनी चाहिए। इसको याद करने का प्रॉपर तरीका आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैंने आपको वीडियो में भी सिखाया है कि अबव प्रिंसिपल ने कैसे बताया था कि 1s 2s 2p कैसे करते हैं, हम लोग फिल करते हैं, कैसे हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख पाते हैं, ठीक है ना। तो होप कि आपको सबका सब क्लियर हो गया होगा। आप सारे क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया एक्सरसाइज में। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क मी, ठीक है ना। आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे हो रहा है, इसमें क्या लगा, थ्योरी नहीं समझ में आई या इसमें कैसे सॉल्व कर रहे हैं नहीं समझ में आया, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपकी अब